हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स एंड लेज़र्स। कल जो फर्स्ट लेक्चर आपने स्टडी करा है उसमें हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टार्ट किया था। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो लाइट वेव्स हैं, अगर हम उनकी सुपरपोजिशन करवाते हैं तो उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और नो इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकल के आती हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था जो इस तरह का था, IR is resultant intensity and it is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference। और यही जो टर्म है डिसाइड करती है बच्चे कि हमारे पास स्क्रीन के किसी पॉइंट पर किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न, किस तरह की लाइट नज़र आएगी, क्या वो ब्राइट फ्रिंज होगी या वो डार्क फ्रिंज होगी, या कोई वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो जनरल इल्यूमिनेशन जैसी होगी। ये फाइव वाली टर्म इस चीज़ को डिसाइड करती है, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो ये तो था थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट कि अगर हमने दो वेव्स को सुपरपोजिशन करवाई तो इंटरफेरेंस कब कब और कैसे कैसे होगी। आज हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है और आपने +2 में भी करा हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली समझाता हूँ इस डायग्राम से कि सेटअप में क्या क्या है, किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हुआ था। उसके बाद हम इसकी एक एनिमेशन देखेंगे जिसमें आपको इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करके अभी दिखाएंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम इसकी थ्योरी करेंगे। थ्योरी का मतलब है हमें क्या क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। देखिए स्क्रीन पर, ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ प्राइमरी सोर्स को। ये हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे लाइट का सोर्स है। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, देखो आपने ह्यूजन थ्योरी ऑफ वेव प्रोपेगेशन पढ़ी हुई है, उसने बोला था कि भाई जो लाइट है वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और उसने इवन ये भी माना था कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जबकि बाद में ये चीज़ डिस्कार्ड हो गई थी कि मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन हम उस थ्योरी की हेल्प से अभी भी इस एक्सपेरिमेंट को, इस फिनोमिना को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बच्चे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है जिसको हमने S बोला है। यहाँ से ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। एक मेरे पास सॉलिड लाइन है, फिर डॉटेड लाइन है, फिर सॉलिड लाइन है सिलेंडर की फॉर्म में, फिर डॉटेड लाइन है। तो जो सॉलिड लाइन्स हैं यहाँ पे वो क्रेस्ट आप समझ सकते हो। क्रेस्ट मतलब जहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वेव का, या इसको एंटी नोडल लाइन भी बोला जाता है। तो इसको आप क्रेस्ट समझ सकते हो। और ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है उसको आप ट्रफ समझ सकते हो। तो दोनों मतलब यहाँ पर वेव के दो अलग अलग साइकिल्स को, एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट जो है ऐसे आगे ट्रैवल कर रही है। एक बार सॉलिड वेव फ्रंट आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, और इस तरह से यहाँ पर एक फर्दर हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, उसमें दो स्लिट्स हैं। एक S1 स्लिट है जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, दूसरी हमारे पास S2 स्लिट्स है। तो ये जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट है ये उसी प्राइमरी सोर्स से ड्राइव किए गए थे, क्योंकि इंटरफेरेंस का सस्टेन्ड पैटर्न बनाने के लिए जो कंडीशन आपको कल बताई थी वो ये थी कि वो जो सोर्स ऑफ लाइट है, दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो हैं, दे मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ लाइट, मतलब दोनों की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। अब अगर हम रेड लाइट की बात करें तो रेड लाइट के कलर में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो अगर हम एक ही सोर्स को यूज़ कर लें और वहाँ से दो सोर्स को ड्राइव करें, इन दोनों सोर्सेज को सेकेंडरी सोर्सेज बोला जाता है, अगर हम उनको ड्राइव करें तो फिर वहाँ से जो लाइट्स निकलेंगी, दोनों में से जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो कोहेरेंट सोर्सेज होंगी, या पहले हम मोनोक्रोमेटिक की बात करें तो कम से कम मोनोक्रोमेटिक होगी। तो ये जो दो सोर्सेज हैं ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हैं। यहाँ से फिर अपने अपने वेव फ्रंट निकल रहे हैं। ये देखिए एक वेव फ्रंट निकला है S1 से, दूसरा निकला है S2 से, और फिर सेम पैटर्न हमारे पास फर्दर जो है वो आगे इस तरह से जा रहा है। ठीक है, वो आगे हम चलेंगे बाद में, पहले वापस आ जाते हैं। अब ये जो दोनों सोर्सेज हैं सेकेंडरी सोर्सेज, इनको कोहेरेंट सोर्सेज बोला जाता है। कोहेरेंट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो कोहेरेंट का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज, नंबर 1 जो मोनोक्रोमेटिक हो, सिंगल फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ के हो, और नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो फेज़ है, जो लाइट वेव्स वहाँ से निकल रही हैं उसका जो फेज़ है फाई, इनिशियल फेज़ हम बोल के चलेंगे, या फेज़ डिफरेंस भी बोल सकते हो। फाई दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस होगा। अगर हम सिंगल सोर्स की बात कर रहे हैं तो फाई की बोल सकते हैं सिंपली। तो जो इनिशियल फेजेस हैं दे मस्ट बी कांस्टेंट विद टाइम, वो वेरी नहीं करने चाहिए।
तो ये चीज़ अचीव करनी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, क्योंकि जो लाइट है ना फोटॉन्स की फॉर्म में निकलती है किसी भी सोर्स में से, और एक फोटोन के साथ अगर हम उसकी वेवलेंथ एसोसिएट कर दें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो वो छोटी छोटी वेव ट्रेन्स की तरह आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब जो एक फोटोन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए फोटोन, इसकी ये वेव होगी, तो फिर नेक्स्ट वेव, फिर नेक्स्ट वेव, फिर नेक्स्ट वेव, तो इस तरह से वेव ट्रेन्स को मिला मिला के, छोटे छोटे वेवलेट्स को मिला मिला के पूरी वेव बनती है। तो इस केस में अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो वो कभी भी एक दूसरे की तरह बिहेव नहीं कर सकते, देयर इज़ ऑलवेज रैंडमनेस। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर हम एक सिंगल सोर्स यूज़ करें और फिर उसको डिवाइड करें दो सोर्सेज में या तीन में या चार में, तो उस केस में वो सारे सोर्सेज जो होते हैं दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाएगा, इसके ऊपर प्रॉपर नोट्स भी बनाए जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए इतना समझो। अभी हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो ये जो रीजन ऑफ स्पेस है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसको हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये वाला जो रीजन ऑफ स्पेस है, यहाँ पर दोनों लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। तो क्या होगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिल सकता है किसी किसी पॉइंट पे, एक का क्रेस्ट दूसरे से क्रेस्ट से मिलेगा या ट्रफ क्रेस्ट मिलेंगे, तो उस तरह से रीजन ऑफ स्पेस के अंदर इंटरमिक्सिंग होगी। अब ये हमारी स्क्रीन है जहाँ पे फाइनल पैटर्न जो है वो जनरेट होता है या जो ऑब्जर्व होता है। इस स्क्रीन के ऊपर, ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हमें ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस नज़र आएंगी। तो जो पॉइंट बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखो दोनों सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज के बिल्कुल सामने चले जाएंगे। जो पॉइंट बिल्कुल सामने है वहाँ पर तो जो लाइट वेव्स पहुँचेंगी उनमें कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा या पाथ डिफरेंस नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो लाइट वेव S1 से आई है, येलो कलर आई थी, आपको नज़र आ रहा है, ये तो कलर चेंज करते हैं, ग्रीन देखिए, जो लाइट हमारे पास S1 से आई है और जो S2 से आई है, उन दोनों ने ऑलमोस्ट इक्वल पाथ, ऑलमोस्ट नहीं इक्वल पाथ ट्रैवल करा है, तो उसमें कोई फेस डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हमेशा दोनों वेव्स के ट्रफ और क्रस्ट एक ही टाइम पे पहुँचेंगे और फेस डिफरेंस जीरो रहेगा। तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न में सेंटर वाला पॉइंट हमेशा मैक्सिमा होता है, हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है। अब इसके ऊपर हमारे पास ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, नीचे भी ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, अभी एनिमेशन में दिखाएंगे। तो अगर मान लो हमने यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना, कहीं पर, कहाँ पे माना, मान लो हमने यहाँ पे कहीं पे, यहाँ P पॉइंट माना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिसको मैंने इस सेंटर पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ऐसे माना, उसका डिस्टेंस हमने YN मान लिया, तो यहाँ पे हमारा P पॉइंट है। तो वो जो P पॉइंट है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या वो क्या इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे, ये हमें पता चलेगा आज के इस लेक्चर में। हम Y की कंडीशन ड्राइव करेंगे। ये YN कब कब मुझे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा बताएगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं YN जो है वो एक ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मान के चलूँ सेंटर पॉइंट से, तो वो YN का फॉर्मूला क्या है, ब्राइट फ्रिंज के लिए YN क्या है, डार्क फ्रिंज के लिए YN क्या है, या आप ऐसे बोल सकते हो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस क्या हैं स्क्रीन के सामने B पॉइंट के ऊपर और नीचे, दोनों तरफ हमें इस चीज़ का फॉर्मूला ड्राइव करना है। फिर दो फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। फिर हमें इन फ्रिंजेस को, उस फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले को डिटेल में स्टडी करना है। तो ये हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। एग्जाम में आएगा तो आपको इस चीज़ को सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स की हेल्प से बताना है, एक्सप्लेन करना है, और साथ में ये बताना है कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, और जहाँ जहाँ हमें क्रेस्ट और ट्रफ आपस में इंटरसेक्ट करते हुए मिलते हैं वहाँ वहाँ हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, और हमारे पास एक ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न होता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो डायग्राम है मैंने पेज पे बनाया है, कॉपी पे बनाया है, स्क्रीन पे बनाया है, तो ये 2D डायग्राम है। एक्चुअल में 3D होता है सब कुछ। देखिए एक्चुअल में हमारे पास दो स्लिट्स हैं, एक सोडियम लैंप है, उसको हमने डब्बे में बंद कर दिया और वहाँ दो छोटी छोटी स्लिट्स बनाई, वहाँ से लाइट निकल रही है रीजन ऑफ स्पेस के अंदर, और सामने स्क्रीन पड़ी हुई है। तो वहाँ से जो लाइट निकलेगी वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में जब निकलती है लाइट, तो वो लाइट 3D के अंदर है। तो वहाँ पर हमारे पास एंटी नोडल लाइन्स की जगह एंटी नोडल प्लेन्स होते हैं, नोडल लाइंस की जगह नोडल प्लेन्स होते हैं। तो ये सारा कुछ 3D में होता है, और हमारा जो पैटर्न है वो स्क्रीन के ऊपर हमें 2D में नज़र आता है। बट एक्चुअल में इंटरफेरेंस हो रही है वो 3 डायमेंशंस में हो रही है, वेवलेट्स की या वेव फ्रंट्स की। तो ये सारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये जो फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था बच्चे IR का, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 अभी नहीं देखा वो इसको डिटेल में समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कंडीशंस ऑफ
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस करी थी, वो अभी भी हमें चाहिए आज के लेक्चर में, तो वो भी हम अभी लिख लेते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं और आप उसको रिकॉल भी कर लेंगे इससे और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा जब n लैम्डा था तो वो ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन थी, ये याद कर लेना अभी आप। जब पाथ डिफरेंस डेल्टा 2n-1 लैम्डा बाई 2 था तो वो डार्क फ्रिंज की कंडीशन थी, कि मतलब दो वेव्स के अंदर जब पाथ डिफरेंस इन चीज़ों के बराबर होगा, इन एक्सप्रेशंस के बराबर होगा, तो वहाँ ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। और जब ये 2n-1 लैम्डा बाई 4 होगा तो नो इंटरफ्रेंस होगी। तो ये कंडीशंस थी हमारे पास। यहाँ पे n जो है ब्राइट के लिए n हम 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि सेंटर फ्रिंज हमारी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट इज़ ऑलवेज ब्राइट, तो इसलिए 0 से शुरू करते हैं हम। बाकी सब के लिए n हम जैसे फर्स्ट डार्क के लिए n 1 से शुरू करेंगे, 2 3 4 जस्ट इसमें पुट कर देंगे, और यहाँ भी n हम 1 2 3 ऐसे चलेंगे। तो ये कंडीशंस आप रिकॉल कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, ये YDSC का सारा सेटअप हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक एनिमेशन देखते हैं जहाँ पे आपको ये YDSC काम करता हुआ दिखाते हैं, कैसे काम करता है। उसके बाद हम इसकी थ्योरी को ड्राइव करेंगे, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ड्राइव करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और देखिए एनिमेशन। हाँ जी बच्चों, तो अभी आप स्क्रीन देख सकते हो, स्क्रीन पे पूरा सेटअप है इंटरफेरेंस पैटर्न का YDSC का। यहाँ पे आपको दो लेज़र लाइट्स नज़र आ रही है, ये लेज़र लाइट्स हैं दोनों। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लाइट की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रेड और कलर आप चेंज कर सकते हो, डिफरेंट कलर की लाइट अभी हम चेंज करके देखेंगे इनको। और यहाँ से आप लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हो, और नीचे आप सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, अगर मैं सेपरेशन देखिए बढ़ाता हूँ तो आप देखिए इस पर भी डिपेंड करेगा स्मॉल डी पे कि कैसा पैटर्न बनेगा। स्मॉल डी मतलब इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, इसको अभी हम एक्सप्रेशन में ड्राइव करेंगे ना, तो इनके सारे इफेक्ट्स थ्योरेटिकली आएंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। फिर यहाँ पर हमारे पास लेज़र लाइट है, हम लेज़र के साथ भी कर सकते हैं, साउंड वेव के लिए भी कर सकते हैं, और वाटर वेव्स के लिए भी कर सकते हैं। तीनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक स्क्रीन है यहाँ पे, और ये जो ग्राफ है ये हमें लाइट की इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस। ओके, तो हमने फर्स्ट लेज़र बीम को शुरू किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने वेव फ्रंट्स डायग्राम में बनाए थे उस तरह के वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं। और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स मैंने ऑन किया है, कुछ इंटरफेरेंस नहीं हो रही, और हमें रेड लाइट शो हो रही है स्क्रीन पे। थोड़ी सी इंटेंसिटी फ्लक्चुएशंस हैं वो होती हैं, और ये हमारे पास ग्राफ है। अब मैंने सेकेंड लाइट को यहाँ पर ऑन करा, तो अब दोनों के जो वेव फ्रंट्स हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आप देखिए सामने स्क्रीन पर आपको पैटर्न सा नज़र आ रहा है। सेंटर में यहाँ पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क एरिया है, यहाँ भी डार्क एरिया है, ऊपर ब्राइट फ्रिंज है, नीचे ब्राइट फ्रिंज है, और ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है इसकी। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें सेंटर पे मिलती है। तो जैसे मैं बताया कि सेंटर वाली फ्रिंज हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है। और आप देख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज चेंज करूँगा उससे फ्रिंज विड्थ चेंज होती है। लेट अस डू, थोड़ी सी सेपरेशन हम बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। तो सेपरेशन बढ़ाने के बाद आप देखना पैटर्न कैसा बनता है। अब आप देखिए प्रॉपर इंटरफेरेंस कैसे हो रही है। और अभी आपके पास जो फ्रिंजेस हैं, 3 वे फ्रिंजेस आपको शो हो रही हैं। पहले 3 नहीं हो रही थी प्रॉपर, थोड़ी सी फ्रिंजेस कट गई थी साइडों से, मतलब फ्रिंज विड्थ इससे कम हो रही है। डी को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो अब फ्रिंज विड्थ देखना और कम हो जाएगी। तो ये स्मॉल डी का इफेक्ट है, हम एक्सप्रेशन में भी ड्राइव करेंगे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कितनी सारी फ्रिंजेस अभी यहाँ पे शो हो रही हैं आपको, और इंटेंसिटी देखिए ऑलमोस्ट सबकी सेम है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में सारी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बराबर होती है। तो ये है बच्चे हमारे पास, आप समझ रहे हो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है। अभी हम फटाफट इसकी थ्योरी को ड्राइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट कलर चेंज करके दिखा दें आपको। कलर चेंज करने से क्या होता है, ये रेड कलर में थे, अगर हम ग्रीन कलर ले के चलेंगे सेम सेटअप में तो लैम्डा बढ़ा दिया, लैम्डा कम कर दिया। ग्रीन कलर का लैम्डा रेड से कम होता है, तो लैम्डा कम होने से फ्रिंज विड्थ और कम हो जाती है। देखिए अभी ज़्यादा फ्रिंजेस बन रही हैं। उसी रीजन में सेम सेटअप से नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ गया, फ्रिंज विड्थ कम हो गई। तो ये लैम्डा के फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये अभी हम जाके समझेंगे। फ्रिंज विड्थ होती है कोई भी दो फ्रिंजेस आप देख लो उनके बीच में डिस्टेंस, या आप जितना ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलेंगे, फिर जितना ब्लैक नज़र आ रहा है फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। इसमें डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। और दूसरा जो इंटेंसिटी है ना लाइट की, वो शार्पली डिस्क्रीट या इंक्रीज़ नहीं होती, अब्रप्टली नहीं होती, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी फेंट हो रही है लाइट, फिर धीरे धीरे ब्लैक हो रही है। तो ये इस तरह से होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी थियरी।
चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन इन YDSE। पोजीशन भी बोला जा सकता है और आप इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो फ्रॉम सेंटर पॉइंट, एक ही बात है। पोजीशन इज डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ स्क्रीन, जिसके सामने दोनों सोर्सेज पड़ी हैं उस पॉइंट से डिस्टेंस। तो ये हमें करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम करेंगे ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। चलिए तो ये पहले ड्राइव करते हैं, फिर रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो स्लिट्स हैं, एक S1 है, एक S2 है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, छोटा d। यहाँ से लाइट यहाँ चली गई, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। यहाँ से लाइट यहाँ चलेगी, यहाँ से लाइट यहाँ चलेगी, इस तरह। मैं रे की फॉर्म में बना रहा हूँ अभी, तो वेव फ्रंट्स नहीं बना रहे हम। इसके बाद हमारे पास सामने एक स्क्रीन है। लेट अस सपोज ये हमारे पास ग्रीन कलर की स्क्रीन है। इसको सीधा सीधा बनाना, स्ट्रेट बनाना। यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी होगी शायद। तो इसके सामने ये मिड पॉइंट O है, इसके सामने बिल्कुल हमारा पॉइंट O' है, जहाँ पे हमें पता है कि इस O' पॉइंट पे तो हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब ये जो लाइट है ये पूरी स्क्रीन पे जाके गिर रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक P पॉइंट माना जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। हमें बताना है कि ये जो P पॉइंट है ये मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा। इसका डिस्टेंस हमने यहाँ से ले लिया है मिड पॉइंट से y है। ऐसे ही इसके एग्जैक्टली नीचे P' पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस भी हमने मिड पॉइंट से ले लेना yn। जो यहाँ पर होगा वही इस पॉइंट P' पे होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो हैं सोर्सेज S1 और S2 के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल है। तो हम P पॉइंट पे देखते हैं। P पॉइंट पे जो लाइट पहुँच रही है वो ऐसे जाएगी, S1 सोर्स से ऐसे जाएगी, ठीक है, और S2 सोर्स से यहाँ से ऐसे जाएगी। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों लाइट की जो रेज हैं दे आर ट्रैवलिंग डिफरेंट पाथ। एक थोड़ा बड़ा पाथ ट्रैवल कर रही है, ये S2 से लेके SP तक थोड़ा बड़ा है डिस्टेंस, और S1 से लेके P तक थोड़ा छोटा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, बड़े छोटे हैं ना, तो पाथ का डिफरेंस होगा। उसको ही बोला जाता है पाथ डिफरेंस डेल्टा। जो हमें सबसे पहले डेल्टा निकालना है इसमें। तो जो डेल्टा है वो यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग होगा S2P माइनस S1P। ये हमें निकालना है सबसे पहले। चलिए इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, वो है डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस, दोनों सोर्सेज एंड स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब ये कैपिटल D डिस्टेंस है। अब मैं इसके लिए आता हूँ S1P कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस येलो कलर वाला D के ही बराबर है। यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सिंपली A पॉइंट ले लेते हैं ट्रायंगल को बताने के लिए, और हमें चाहिए yn, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले S1P निकालना है। सो फ्रॉम ट्रायंगल S1PA, S1PA ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये S1 है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं लिखूँ S1P का स्क्वायर, वो बनेगा मेरे पास, देखिए ये बेस है तो D स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है जो है yn माइनस ये वाला डिस्टेंस जो है D/2। तो ये डिस्टेंस D/2 है ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो yn है। yn में से इसको माइनस कर देंगे D/2 को, तो ये डिस्टेंस बचेगा जो मुझे चाहिए PA। तो वो PA किसके बराबर आएगा, yn
वाई एन अभी रहने तो वाई लिख लेते हैं सिंपली, थोड़ा आसान रहेगा। एन बाद में लगा देंगे, एन मतलब एनथ के लिए, लेकिन अभी हम सिंपली वाई लिख लेते हैं डिस्टेंस। चलो, तो ये आएगा वाई माइनस स्मॉल डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब यहाँ पे डी स्क्वायर हमें लेना है कॉमन, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई डी स्क्वायर वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये S1P का होल स्क्वायर है। अब हम इस होल स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये बनेगा D 1 प्लस 1 बाई डी स्क्वायर वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर पावर हाफ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था उधर है नहीं है तो पावर हाफ होगी इस पूरी ब्रैकेट की। अब ये वाला जो फैक्टर है, कलर चेंज कर रहा हूँ वाइट कलर, सो हेयर दिस y माइनस डी बाई 2 अपॉन डी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा फैक्टर आप देखिए। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए इस फैक्टर को, येलो कलर से हाईलाइट करते हैं, इतना इतना फैक्टर ये वाला। दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल फैक्टर, छोटा फैक्टर है ना ये। देखो ऊपर y डिस्टेंस है जो स्क्रीन पे बहुत छोटा, ये मिलीमीटर में होते हैं डिस्टेंसेस, ये वाला मिलीमीटर में है, लेकिन कैपिटल D तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे ये मीटर में होता है, अराउंड हाफ मीटर। तो इसलिए ये फैक्टर बहुत छोटा है, इज़ वेरी स्मॉल। दिस फैक्टर इज़, वाइट में देखना, इज़ वेरी स्मॉल। सो अप्लाई बाइनोमियल, यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे जस्ट टू फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ऑर्डर तक। तो ये हाफ की पावर सिंपली अंदर आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। सो वो नेक्स्ट शीट पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं, क्योंकि एक और चीज़ है, यहाँ पे S1P बचेगा, अभी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि उधर पावर हाफ चली गई है। तो S1P जो है वो है D इंटू 1 प्लस हाफ आ गया डी स्क्वायर, ब्रैकेट में y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला ये हमारे पास आया है, ठीक है। d से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा d प्लस 1 बाई 2d इंटू वाई माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन 1 जिसमें हमारे पास S1P आया। और यहाँ पे ये कंडीशन है कि कैपिटल D जो है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज एंड स्क्रीन, बहुत बड़ा है, और ये होता ही बड़ा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर। और जो YN है और स्मॉल d है वो काफ़ी छोटे हैं। ये S1P है। अब हमें लिखना है S2P, वो हमें सिमिलरली करके लिखना है। तो S2P के लिए देखिए क्या डिफरेंस आएगा इस इक्वेशन में। S2P ये है हमारे पास S2P डिस्टेंस, उसके लिए फिर से मुझे ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा नीचे वाला D, लेकिन इस बार जो मेरा YN है, जो ये परपेंडिकुलर होता था, पाइथागोरस लगाते टाइम ये परपेंडिकुलर था ना मेरे पास। ये परपेंडिकुलर कितना होगा, देखिए ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक y, दोबारा देखिए एरो को ध्यान से, y प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक d बाई 2, ये d बाई 2 है, यहाँ प्लस आएगा बस, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने करा। तो मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ y माइनस डी बाई 2 है वहाँ y प्लस डी बाई 2 करना है, सिमिलरली करके करना है। तो ये हो जाएगा d प्लस 1 बाई 2d इंटू वाई प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, S2P माइनस S1P। तो ये मैं लिख रहा हूँ पूरा एक्सप्रेशन, 1 बाई 2d वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab मतलब YD, क्योंकि नीचे भी 2 है ना वो कट जाएगा, माइनस। अब माइनस जब करेंगे S1P इसको, तो D माइनस में आएगा, माइनस यहाँ 1 बाई 2d बनेगा, और ब्रैकेट में वही वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, लेकिन अब क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस YD बनेगा। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ ये कैपिटल D इस कैपिटल D से कट रहा है, ये वाई स्क्वायर बाई 2d है, यहाँ भी वाई स्क्वायर बाई 2d माइनस साइन है, तो ये वाई स्क्वायर बाई 2d भी कट रहा है, यहाँ डी स्क्वायर बाई 4 है, ये डी स्क्वायर बाई 1 बाई 2d कॉमन है, ये भी कट रहा है। तो हमारे पास सिंपली आ गया S2P माइनस S1P इज डेल्टा, विच इज़ इक्वल टू, देखिए ध्यान से, YD बाई 2d, YD बाई 2d यहाँ से आया, यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है, ये बनेगा प्लस YD बाई 2d, और सॉल्व करके आएगा YD बाई कैपिटल D।
ठीक है जी, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। अभी हमने सिर्फ पाथ डिफरेंस निकाला है। किस चीज़ का पाथ डिफरेंस? कि जो हमारे पास P पॉइंट है, जो y डिस्टेंस दूर है मिड पॉइंट से, P पॉइंट जो माना है, वहाँ पे जो दो रेस पहुँच रही हैं उन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है। और अभी पाथ डिफरेंस हमें पता लग गया। तो अब हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशंस निकाली थी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की, वो यहाँ डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन थी? सो वी नो दैट फॉर मैक्सिमा, अगर वो y डिस्टेंस मैक्सिमा का डिस्टेंस है, सारी ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहा हूँ, तो फिर हमारे पास जो डेल्टा है वो n लैम्डा होना चाहिए। ये हमने कल लिखा था, और n यहाँ हम 0, 1, 2 से शुरू करते हैं। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, दोनों ही डेल्टा हैं। ये डेल्टा मैक्सिमा के लिए है, इन दोनों को जस्ट आपने इक्वेट करना है। तो ये y d/d इधर से आ गया यहाँ से, लेकिन अब इसके पैर में n लगा दो, क्योंकि n जो है वो नंबर बताएगा कौन सा मैक्सिमा, और इधर हमारे पास आएगा n लैम्डा, और यहाँ से हमें yn निकाल लेना है। तो yn इज़ पोजीशन विच इज़ इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पोजीशंस ऑफ ऑल द मैक्सिमम। अभी प्रॉपर समझाएंगे आपको सेंट्रल की पोजीशन क्या है, यहीं से निकलेगा सारा कुछ। फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की पोजीशंस क्या हैं, स्क्रीन पे पूरी स्क्रीन बना के दिखाते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई मैक्सिमा की, इसको भी हाईलाइट कर लो। ये मैक्सिमा की कंडीशन है। अब हम मिनिमा की कंडीशन लिखते हैं। अब फिर से आप ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर मिनिमा, मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंजेस, हमारे पास डेल्टा होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसमें जो हमारा n है वो 1, 2, 3 से हमें स्टार्ट करना है। 1 इसलिए कि फर्स्ट डार्क जो होती है वो सेंट्रल के ऊपर होती है, उसके लिए हम n को 1 बोलेंगे, फर्स्ट डार्क उसको बोलते हैं। फर्स्ट मतलब 1, n1 आपस में मैच करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये डेल्टा है, तो हमारे पास जो अभी डेल्टा निकला था वो क्या था? वो था yn d बाई कैपिटल D, यही था। आप यहाँ से देख लीजिए, यही था। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो ये बनेगा yn d बाई कैपिटल D जब 2n-1, जब मतलब जहाँ जहाँ स्क्रीन के जिस पॉइंट पे, जब मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट हो गया, टाइम नहीं पोजीशन की बात हो रही है, जहाँ जहाँ स्क्रीन पे जहाँ जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ वहाँ हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो यहाँ पे आएगा yn इज़ इक्वल टू 2n-1 बाई 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो ये लैम्डा d बाय स्मॉल d का फैक्टर वैसे ही चल रहा है, जो उधर भी था इधर भी है। तो ये yn है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हैं पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ठीक है जी, डार्क फ्रिंजेस स्क्रीन के ऊपर। ओके, नाउ लेट अस स्टडी कि भाई स्क्रीन हमारी कैसी होती है, सामने से दिखाते हैं आपको, फिर हम फ्रिंज विड्थ भी यहीं से समझेंगे। अभी हमारा आधा काम हो चुका है। तो ये जो हमारे पास लाइन है, ये मान लो ओ डैश पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो हमारा मिड पॉइंट है, और हमें यहाँ पे मिलनी है ब्राइट फ्रिंज। तो वो जो ब्राइट फ्रिंज है वो कैसी होती है? ऐसे। अब मैंने तो शार्प एजेस बना दिए इसके, बाद शार्प नहीं होते, ग्रेजुअली इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ मैं शार्प ही बना सकता हूँ। तो ये मेरे सेंट्रल मैक्सिमा है। अब इसकी पोजीशन हमारे फॉर्मूले से कैसे निकलेगी? हमारा मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है? उसके लिए yn हमने लिखा है n लैम्डा d बाय स्मॉल d। देखो लैम्डा d बाई d यहाँ भी चल रहा है, लैम्डा d बाई d यहाँ भी चल रहा है, लेकिन इसके लिए मैंने बोला था n 0 से शुरू होगा, 1, 2। तो जब आप यहाँ पर n को 0 पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो yn 0 आ जाएगा ना। yn 0 का मतलब है कि बिल्कुल ओरिजिन पे ही है हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है। अब फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होता है? फर्स्ट मैक्सिमा डार्क के बाद आएगा, ये इतना पोर्शन ऊपर डार्क रहेगा, उसके बाद जो फ्रिंज आएगी वो फिर से ब्राइट आएगी। इस फ्रिंज को बोला जाता है फर्स्ट ब्राइट। ऐसे नीचे की तरफ, नाम उसका भी सेम है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, नाम सेम है, फर्स्ट ब्राइट। ये भी वही है, फर्स्ट ब्राइट। अब फर्स्ट ब्राइट के लिए ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेके इसके सेंटर तक लेंगे हम, है ना, कि रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा फ्रिंज के सेंटर से दूसरे वाले फ्रिंज के सेंटर तक। तो वो हमारे पास y1 होगा, ऐसे ये वाला y1 मतलब यहाँ से निकलेगा y1, n को 1 पुट करना है, लैम्डा d बाय स्मॉल d, मतलब
ध्यान से देखना, कलर चेंज कर रहा हूँ। सेंटर वाली 0, ये वाली फर्स्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ से मिड पॉइंट से लेके मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है। ऐसे ही नीचे लैम्डा डी बाय स्मॉल डी है। इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस ले लो आप, उन दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस, या डार्क ले लो, डार्क के बीच का डिफरेंस, उसको फ्रिंज विड्थ बीटा बोला जाता है। अभी हम बीटा का पूरा फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं। तो इस तरह से ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं हमें स्क्रीन के ऊपर, और ये उनकी पोजीशंस हैं। अब डार्क की पोजीशन कैसे निकालनी है वो भी यहाँ पे निकालेंगे। कलर चेंज करता हूँ, ये लिखते हैं पहले 4 ब्राइट पोजीशंस मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ये y1 पहली की पोजीशन है, इसके नीचे y2 भी लिख लो आप। वो कैसे लिखना है y2 मतलब n को 2 पुट कर दो तो उसकी पोजीशन है 2 लैम्डा डी बाई डी। ये सेकंड ब्राइट की पोजीशन है, ठीक है। और अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। यहाँ पे हम करते हैं सारा काम लाइन लगा के वाइट कलर के अंदर डार्क फ्रिंज के लिए। सो 4 डार्क फ्रिंजेस। हाँ जी, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है yn इज इक्वल, ऊपर लिखा हुआ है 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। अब इसमें आपको n को पहले 1 पुट करना है फर्स्ट डार्क के लिए। n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ सिंपली 2 माइनस 1 हाफ बचेगा, तो हमारे पास yn या y1 नहीं लिख देते हैं इसको, y1 आ जाएगा हाफ लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये हाफ है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा डी बाई डी, और ये डिस्टेंस, ये वाइट वाला डिस्टेंस आधा होगा ना उसका, तो ये है हाफ लैम्डा डी बाई डी। और ऐसे ही इसके नीचे ये वाला डिस्टेंस, ये भी है हाफ लैम्डा डी बाई डी। और जब मैं इन दोनों हाफ लैम्डास डी बाई डी को जोड़ दूंगा तो टोटल लैम्डा डी बाई डी आ जाएगा। वही है, दो डार्क का डिस्टेंस भी सेम है। तो ये पहले डार्क फ्रिंज की पोजीशन है। दूसरी डार्क फ्रिंज की पोजीशन आप इस फॉर्मूले में n को 2 पुट कर दो तो बनेगा 3/2 लैम्डा डी बाई डी। ये दूसरा डार्क है। तीसरा डार्क कहाँ है, आप n को 3 पुट कर दो। n और तीसरा सेम चल रहा है, इसलिए n यहाँ 1 2 3 से शुरू करते हैं हम, जस्ट याद करने के लिए। अगर आप n को पिछले वाले एक्सप्रेशन में भी आप 1 से शुरू करोगे तो फिर वो फर्स्ट की पोजीशन बता देगा। आप इस तरह से याद करेंगे इसको। तो ये पोजीशंस बता दी मैंने स्क्रीन पे, आपको डिस्टेंसेस बता दिए। ऐसे बोलेंगे कि भाई मिड पॉइंट से हर किसी फ्रिंज का हमें डिस्टेंस अभी पता है। हम लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, छोटी सी एग्जांपल समझो। अगर मान लो आपको बोला जाए जी 7th डार्क का डिस्टेंस बताओ कितना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला है, ये चीज़ तो कॉमन है, साथ में ये है 2n माइनस 1 बाई 2 का फैक्टर, क्योंकि डार्क बोला है तो ये फैक्टर आएगा। यहाँ पे सीधा n को 7 पुट कर दो, तो n को 7 पुट कर दो, यहाँ पे 14 आ जाएगा। यहाँ पे n को 7 पुट कर दो, यहाँ पे 14 माइनस 1 13 आ जाएगा। तो आंसर इज 13/2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये डिस्टेंस है 7th डार्क का। तो चलिए, ये जस्ट एक एग्जांपल थी। इसी तरह से आप 9th ब्राइट का डिस्टेंस बताना चाहते हो तो n लैम्डा डी बाई डी में n को 9 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान है। अब हम आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। न्यूमेरिकल में यूज होती हैं चीज़ें, आसान है, +2 में भी करी होंगी ये चीज़ें आपने। अभी हमें क्या करना है, अब हम बीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बीटा इज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव, चाहे डार्क ले लो चाहे ब्राइट ले लो। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है y2 यहाँ से निकालेंगे। मैं पहले आपको डार्क के लिए करके दिखा रहा हूँ। ये 2n माइनस 1/2 में मैंने n को 2 पुट कर दिया, और यहाँ पर हमें n को 1 पुट करना है। फॉर्मूला सेम लेना फिर, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मेरा सेकंड की पोजीशन है, सेकंड डार्क की, क्योंकि मैंने n को 2 पुट करा। ये मेरी फर्स्ट डार्क की पोजीशन है, n को 1 पुट करके। जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ आएगा 3/2, यहाँ आएगा 1/2, और ये ब्रैकेट में आएगा, और लैम्डा डी बाई डी कॉमन आएगा। 3/2 माइनस 1/2 1 होता है, तो आंसर इज लैम्डा डी बाई डी। तो जो बीटा है, दूसरे केस में भी ये आएगा, आप खुद कर लेना, ये इसका फॉर्मूला है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, वो वेवलेंथ को बढ़ाने से बढ़ेगी। फ्रिंज विड्थ बीटा डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्सेज को बढ़ाने से बढ़ेगी, और बीटा
स्मॉल डी को बढ़ाने से कम होगा। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज। अभी हमने एनिमेशन में भी ये चीज़ देखी थी, तो ये आपको याद रखना है। अब एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगल होता है ये बेसिकली। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम अल्फा से डिनोट करेंगे, वो बीटा बाय कैपिटल डी होगा। सिंपली जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस और स्क्रीन है, ये वाला डिस्टेंस, उससे डिवाइड कर देना है। तो कैपिटल डी नहीं आएगा किसी भी फॉर्मूले में, तो वो आंसर आ जाएगा सिंपली लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो ये अल्फ़ा है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, जो सिर्फ वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी लाइट की, और साथ ही साथ जो डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज है उस पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा बीटा का एक्सप्रेशन आ गया YDSC के केस में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारी फ्रिंजेस हैं उसकी शेप कैसे होती है। तो स्क्रीन पर वैसे तो आपको स्ट्रेट काइंड ऑफ फ्रिंजेस नज़र आ रही थी, बट एक्चुअल में ये हाइपरबोला शेप की होती हैं। तो मैं नेक्स्ट शीट पे बना के दिखाता हूँ कि फ्रिंजेस होती कैसी हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारे दो सोर्सेज हैं और यहाँ स्क्रीन है। ये दो रेज ऑफ लाइट हैं। अब हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी, पाथ डिफरेंस या तो n लैम्डा के बराबर है या पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है, जो कांस्टेंट्स हैं। ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा डिस्टेंस है S2p माइनस S1p, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। और अगर मैं इसको x मान लूँ, एक को y मान लूँ, तो ये कांस्टेंट है। तो ये होता है हाइपरबोला की इक्वेशन। तो हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर इस तरह के हाइपरबोलास बनते हैं, जो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। कि अगर मैं इसको एक फोकस मान लूँ हाइपरबोला का, ये दूसरा फोकस मान लूँ हाइपरबोला का, तो सेंटर में हमारे पास ऐसे एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद इस तरह से हाइपरबोलास बनते हैं ये सारे। लाइक दिस। अब स्क्रीन पर क्या होता है कि एक्चुअली ये जो डिस्टेंसेस हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो स्क्रीन पर हमें उस हाइपरबोला का एक सेक्शन सा नज़र आता है, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट नज़र आती हैं। तो देयर इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ हाइपरबोलास ऑन स्क्रीन which appears to be straight lines। ठीक है जी। तो ये इस तरह की शेप्स होती हैं फ्रिंजेस की। ओके, तो इस तरह से हमारे पास YDSC का ये सारा टॉपिक है। एक लास्ट में इंटेंसिटी का ग्राफ भी पूछा जाता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंज पैटर्न, वो भी बना लेते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इंटेंसिटी इज सेम। तो ये अभी मेरी स्क्रीन है, ये मिड पॉइंट O है, और y एक्सिस की तरफ मेरे पास लाइट की इंटेंसिटी है अभी। और O से हमारे पास इधर डिस्टेंसेस थे जो y की फॉर्म में वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ। तो जो सेंटर वाली फ्रिंज है वो आपको मैंने बताया ही है कि वो एक ब्राइट फ्रिंज होती है। तो यहाँ पर उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है। तो हमारे पास यहाँ से लेके इस तरह से इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। फिर मैं ना यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि इंटेंसिटी इज़ कांस्टेंट, सारी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम रहती है। फिर ये इसी तरह से पैटर्न हमारा रिपीट होता है। कोशिश करनी है इनकी विड्थ सेम रखनी है, इन ग्राफ्स की विड्थ सेम रखनी है, क्योंकि हमारे पास पैटर्न की विड्थ सेम होती है। ठीक है, इस तरह से। और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके, ये ब्राइट है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों ब्राइट्स का डिस्टेंस ये वाला, ये लैम्डा d बाय स्मॉल d है। ऐसे ही इधर यहाँ तक लैम्डा d बाय स्मॉल d है, ठीक है। और यहाँ तक भी अगर आप लिखना चाहते हो तो येलो में लिख लेते हैं, ये होगा लैम्डा d बाय 2d, और इतना इधर होगा लैम्डा d बाय 2d। बाकी इसको ही आप रिपीट कर दो, ये हैगा 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये होगा 3 लैम्डा d बाय स्मॉल d, और इसी तरह से इधर। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो ये अब हमारे पास इंटरफेरेंस के बारे में ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया। इसके बाद पूछा जाता है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, स्पेशियल कोहेरेंस और टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ और करके जाते हैं कि आज के इस लेक्चर में
वो ये है एक छोटी सी प्रॉब्लम। हमें ये बताना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो लाइट की एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, वो कर लेते हैं। सो टॉपिक इज प्रूव दैट देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है जी, इसको प्रूव करना हमें, बड़ा आसान है ये। देखो कैसे करना है। तो हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी निकालनी है हमें उस पूरे पैटर्न की। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो हमारे पास इंटेंसिटी वेरी करती है ना, वो फाई के कारण करती है, जो फेज डिफरेंस है। और हमारे पास मान लो इंटेंसिटी, इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी ये है आई, मतलब एक पर्टिकुलर फाई पे। अभी इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन जो वेरिएबल है वो हमारे पास फाई है, और फाई एक एंगल है जो 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करता है। तो ये क्या है एक्सप्रेशन, ये बेसिकली सम है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम। तो हमने वो सारी इंटेंसिटीज़ का सम करना है जो 0 से लेकर 2 पाई तक फाई को वेरी करने से हमारे पास आती हैं। इसका ये मतलब है अभी एक्सप्रेशन का, क्योंकि मीन निकालना है ना। एवरेज का कैसा फॉर्मूला होता है, सम होता है ना, ऊपर समेशन होती है सारी वैल्यूज़ की, और नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अभी हम ऊपर वाला फैक्टर लिख रहे हैं। ऊपर वाला फैक्टर है इंटेंसिटी की वैल्यूज़ एट ऑल एंगल्स ऑफ फाई, जितनी भी आ रही है 0 से लेकर 2 पाई, उन सब का सम। अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इंटेंसिटी क्या है, फंक्शन क्या है, वो भी यहाँ लिख ही देते हैं। 0 to 2 पाई फंक्शन ये है जो अभी हमने करा था। इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिख लो। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। ये हमारे पास रिजल्ट था आई का ना, ये हमने कल करा था। एम्पलीट्यूड स्क्वायर था या इंटेंसिटी है, और साथ में यहाँ d5 हो जाएगा। तो ये उन सारी इंटेंसिटीज का सम है, लेकिन हमें इसको डिवाइड करना है विद टोटल एंगल से। तो वो टोटल एंगल से डिवाइड करने का मतलब है नीचे आएगा d5 की इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, जो 2 पाई ही आएगा ना इसका आंसर। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 1/2 पाई का फैक्टर आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये एवरेज इंटेंसिटी है, इसको सॉल्व करना है, विच इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व। देखिए कैसे होगा। तो हमारे पास 1/2 पाई a1 स्क्वायर इज़ कांस्टेंट, उसके साथ d5 की इंटीग्रेशन 5, और लिमिट्स यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे 0 to 2 पाई। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा a2 स्क्वायर और फिर से 5, d5 की इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई प्लस 2a1 a2 अगेन कॉमन। अब cos 5 है, cos 5 की इंटीग्रेशन होती है sin 5, और इसकी भी लिमिट 0 to 2 पाई। तो ये सॉल्व करना है। अब जब sin 5 में आप 2 पाई पुट करेंगे, एंगल तो 0 आएगा, 0 पुट करेंगे 0 आएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। और इधर हमारे पास आएगा 1/2 पाई ब्रैकेट में a1 स्क्वायर इंटू 2 पाई, लिमिट्स पुट करने के बाद, प्लस a2 स्क्वायर इंटू 2 पाई। 2 पाई इज़ कॉमन एंड इट विल गेट कैंसल्ड। तो आंसर इज़ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू i1 प्लस i2। मतलब दोनों सोर्सेज को जो इंटेंसिटीज़ हैं उनका सम हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी है। तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कहीं से आती जाती नहीं है, लाइट की इंटेंसिटी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में वो इंटेंसिटी आती कहाँ से है। आती नहीं है सर, डिस्ट्रीब्यूट होती है, जनरेट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट से लाइट की इंटेंसिटी हट के मैक्सिमम वाले पॉइंट्स पे चली जाती है। तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न में होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिजिक्स को समझिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप वीडियो डेली देखेंगे, अपने नोट्स डेली बनाएंगे, तो मैं भी डेली रिकॉर्ड करूँगा। मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगी जब नंबर ऑफ़ व्यूज़ और आपके कमेंट्स और लाइक्स और ये सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे होता है कि मोटिवेशन चाहिए होती है काम करने के लिए ना, तो आप सब लोग ही मेरी मोटिवेशन हो। जितना आप ज़्यादा फिजिक्स को पढ़ोगे, इंजॉय करोगे, उतना मैं ज़्यादा काम करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।